हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आरबीआई कहता है कि इस सीरीज में आज हम लोग आरबीआई के द्वारा जून सेकेंड वीक में जारी किए गए दो दिशा निर्देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों दिशा निर्देश आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला दिशा निर्देश जो है वो एटीएम इंटरचेंज फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, इन सबको लेकर है। और दूसरा जो है वो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस के रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम से है। ठीक, पहला जो गाइडलाइंस है, जो पहला दिशा निर्देश है आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया, वो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से रिलेटेड है, कस्टमर चार्जेस से रिलेटेड है, एटीएम इंटरचेंज फीस से रिलेटेड है। और दूसरा जो है वो आरबीआई सिस्टम फॉर ऑल डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए दोनों दिशा निर्देश जो है अभी आरबीआई के द्वारा जून सेकेंड वीक में जारी किए गए। ठीक, तो दोनों को हम लोग अलग अलग सेपरेटिव पढ़ेंगे, काफ़ी डीप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे आरबीआईज न्यू रूल फॉर फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, कस्टमर चार्जेस एंड एटीएम इंटरचेंज फीस। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट्स, कस्टमर चार्जेस और एटीएम इंटरचेंज फीस में चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं। ठीक है ना, क्यों इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि आरबीआई ने जून 2019 में वीजी कन्नन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? वीजी कन्नन। ठीक है ना, वीजी कन्नन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई थी। अब ये जान लेते हैं कि वीजी कन्नन कौन है। तो वीजी कन्नन जी जो है वो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में आरबीआई ने जून 2019 में एक कमेटी बनाई थी। और इस कमेटी का काम इन सारे चार्जेस को, जो ये हमारे फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट है, कस्टमर चार्ज है, एटीएम इंटरचेंज फीस है, इन सभी को रिव्यू करना और अपनी रिकमेंडेशंस आरबीआई को देना था। ठीक, तो इस कमेटी ने अब इन सारे चार्जेस को नए सिरे से कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलेशन को एज ए मैट्रिक यूज़ किया हुआ है, जनसंख्या। ठीक ना, पॉपुलेशन को एज ए मैट्रिक यूज़ किया और दो कैटेगरीज में जो है चार्जेस को बांटा गया। दो कैटेगरीज में चीज़ों को कंसिडर कर कर इन चार्जेस को डिसाइड किया गया। पहली कैटेगरी ये थी कि पॉपुलेशन जहाँ पर 1 मिलियन से कम है। ठीक है ना, पहली कैटेगरी में उन सारे चीज़ों को कंसिडर किया गया जहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है। और दूसरी कैटेगरी जो हुई वो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को कंसिडर किया, उन सारे जगहों को कंसिडर किया गया, उन सारे लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चार्जेस को डिसाइड करने का फैसला किया गया जहाँ पर कि पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक है। ठीक है ना, तो दो कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस किए गए। पहला जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है, दूसरा जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। और इसी बेस पर चीज़ों को कैलकुलेट करके कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो अभी हाल ही में आरबीआई को सौंप दी है। और आरबीआई ने इन सभी चार्जेस को इम्प्लीमेंट कर दिया है कंपनी के उसके कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार। ये ध्यान रखना, कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? वीजी कन्नन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। जून 2019 में बनाई गई थी। वीजी कन्नन है कौन? ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, इन्होंने दो आधार पर चीज़ों को डिवाइड किया, एक जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम थी और दूसरी जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा थी। इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस आरबीआई को दे दिया और आरबीआई ने जो है ये इनके द्वारा दिए गए, इस कमेटी के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को लागू कर दिया है। अब क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एटीएम इंटरचेंज फीस की। ठीक ना, सबसे पहले बात होगी एटीएम इंटरचेंज फीस की। तो सबसे पहले तो ये भी जान लेते हैं कि एटीएम इंटरचेंज फीस होती क्या है। भाई, अगर हम लोगों को एटीएम इंटरचेंज फीस कितनी लग रही है, क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, ये जानना है। इससे पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि एटीएम इंटरचेंज फीस क्या होती है। ठीक है ना, तो जो ये एटीएम इंटरचेंज फीस होती है, ये कार्ड इशू करने वाली बैंक के द्वारा पे की जाने वाली फीस होती है, जो कि उस बैंक को पे किया जाता है जहां पर हम लोग कार्ड यूज करते हैं विड्रॉल करने के लिए या फिर कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। ठीक है ना, थोड़ा सा और आसान भाषा में और आम बोलचाल की भाषा में इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो अगर एसबीआई का एटीएम कार्ड है हमारे पास में, एसबीआई ने एटीएम कार्ड हमको इशू कर दिया है और एसबीआई के एटीएम कार्ड से हम लोग एचडीएफसी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि एसबीआई का एटीएम कार्ड एचडीएफसी के एटीएम में यूज हुआ। तो इस कंडीशन में एसबीआई एचडीएफसी को एटीएम इंटरचेंज फीस देगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीएम इंटरचेंज फीस। ठीक, और इसके लिए जो है इसके लिए जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी कमेटी के द्वारा, आरबीआई ने उसको एज इट इज मान लिया है। तो अब क्या हो जाएगा कि अब आरबीआई ने अब जो है
जो भी एटीएम इंटरचेंज फीस है उसको किस तरीके से डिसाइड किया है कि प्रत्येक फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर एटीएम इंटरचेंज फीस को 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। पहले ये 15 रुपये था, अब इसको आरबीआई ने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 17 रुपये, ठीक। कंपनी उसके कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद में आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस को 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया है। पहले ये 15 रुपये हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। और ये बात हो रही है किसकी, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। एटीएम इंटरचेंज फीस की बात हो रही है और ये बात हो रही है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन की, ठीक है ना। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए मैं लिख दे रहा हूँ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो भी एटीएम इंटरचेंज फीस होगी उसको 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है, ठीक है ना। और नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए इस फीस को 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है, ठीक है ना। 5 रुपये से बढ़ाकर इसको जो है 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है। और ये बात हो रही है नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, किसकी, नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है ना। मैं सारी चीज़ें लिख भी दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक होता है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, दूसरा होता है नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वगैरह मतलब जैसे कि हम लोग पैसे तो नहीं निकालते हैं, बैलेंस वगैरह चेक कर लिया या मिनी स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी कर लिया, उसको हम लोग नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों ही केसों में अब आरबीआई ने क्या किया है कि फीस को बढ़ा दिया है। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए एटीएम इंटरचेंज फीस पहले 15 रुपये हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर अब 17 रुपये कर दिया गया है। नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए एटीएम इंटरचेंज फीस पहले 5 रुपये हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर अब 6 रुपये कर दिया गया है। और ये कब से लागू हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एटीएम इंटरचेंज फीस कब से लागू कर दी जाएगी। तो ये 1 अगस्त 2021 से ये नियम लागू हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अगस्त 2021 से ये रूल जो है एटीएम इंटरचेंज फीस वाला ये लागू हो जाएगा। दूसरी बात हम उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दूसरी हम लोग बात करेंगे फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट की। सबसे ज़रूरी चीज़ें, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट हम लोगों को जानना जरूरी होता है कि कौन से बैंक के एटीएम से पैसे निकालने, कितने कटेंगे भी या नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो आरबीआई ने कस्टमर्स को प्रत्येक महीने अपने ही बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शंस दिए हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास में एसबीआई का एटीएम है, ठीक ना, अगर हमारे पास में एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो हम एसबीआई के ही एटीएम से प्रत्येक महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। 5 ट्रांजैक्शन करने पर एसबीआई हमसे कोई चार्ज नहीं काटेगा, ठीक। ये फिनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। मतलब कि हम लोग पैसों का भी लेन देन कर सकते हैं और नॉर्मल बैंक बैलेंस वगैरह, मिनी स्टेटमेंट वगैरह और जो दूसरे फैसिलिटीज़ होती हैं नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि दूसरे बैंक का एटीएम यूज़ करने पर ये लिमिट जो है मेट्रो सिटीज़ में, मैं लिख रहा हूँ, ये लिमिट जो है मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ है, 3 ट्रांजैक्शंस पर मंथ, ठीक है ना। और नॉन मेट्रो सिटी में, नॉन मेट्रो सिटीज़ में ये कितना है, 5 ट्रांजैक्शंस पर मंथ, ठीक है ना, 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ। तो जो हमारी इसकी फ्री ट्रांजैक्शंस लिमिट थी, इसको फिर से सुन लो, आप लोग समझ लो। अगर हम लोग किसी भी बैंक के द्वारा जारी की गई एटीएम कार्ड से उसी बैंक से पैसे निकालते हैं, उसी बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो महीने में हमको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा। 5 ट्रांजैक्शन के बाद में उसी एटीएम से भी सेम बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे तब भी चार्जेस कटेंगे। और हम लोग अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, कार्ड से दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, मतलब कार्ड एसबीआई का है और पैसा एचडीएफसी से निकाल रहे हैं, तो मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजैक्शंस पर मंथ हमको फ्री मिलेगा और नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री हमको मिलेगा। इसके बाद में फिर जाकर पैसे लगेंगे, ठीक है ना। तो अपने ही एटीएम से निकालने पर 5 ट्रांजैक्शंस, दूसरे एटीएम में निकालने पर मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजैक्शन, नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री मिलेगा। इसके बाद जो है चार्जेस लगेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कस्टमर चार्जेस की। तो कस्टमर चार्ज क्या होता है? तो कस्टमर चार्ज वही होता है जब फ्री ट्रांजैक्शंस लिमिट खत्म हो जाने के बाद में कस्टमर्स को जो चार्ज देने पड़ते हैं प्रत्येक ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है ना, उसे हम लोग जो है
कस्टमर चार्ज कहते हैं। जैसे बताया ना कि फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट दी गई है 5 ट्रांजेक्शन पर मिनट, 3 ट्रांजेक्शन पर मिनट, और ये भी नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 ट्रांजेक्शन पर मिनट। तो ये फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो जाने के बाद में कस्टमर्स को अगर किसी दूसरे बैंक का या फिर अपने ही बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं तो कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे एटीएम यूज़ करने का, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टमर चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो जाने के बाद में कस्टमर्स को फिर से चार्ज देने पड़ते हैं, और प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है ना, जिसको प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। और फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो जाने के बाद में जिसको अब आरबीआई ने 20 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन कर दिया है। कस्टमर चार्ज को आरबीआई ने 20 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। पहले कस्टमर चार्ज 20 रुपये हुआ करता था, फ्री लिमिट खत्म होने के बाद में कस्टमर चार्ज लगता है। पहले ये 20 रुपये हुआ करता था, लेकिन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद में अब आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 20 रुपये से 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन कर दिया है। और ये रूल कब से लागू होगा तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये कस्टमर चार्जेज वाला जो रूल है ये 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। कब से हो जाएगा ये? 1 जनवरी, ठीक ना, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से कस्टमर चार्जेस वाला जो रूल है ये प्रभावी हो जाएगा। ये रूल जो है लागू हो जाएगा, ये नियम जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे, ठीक। तो ये तीनों नियम, और ये जो तीनों नियम ये बनाए गए हैं, ये आरबीआई के द्वारा जो ये इसके फीस वगैरह में जो चेंजेस किया गया है, एटीएम इंटरचेंज फीस, फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट फीस और कस्टमर चार्जेस, ये कौन कौन सी बैंकों पर लागू होंगे ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पर लागू होंगे, जैसे कि हमारा आरआरबीज हो गया, आरआरबीज में भी लगेगा ये, इंक्लूडिंग आरआरबीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, कार्ड पेमेंट नेटवर्क ऑपरेटर, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर, इन सभी पर ये रूल्स जो हैं वो लागू होंगे, ठीक। तो ये थी पहली दिशा निर्देश, ये था आरबीआई के द्वारा भी जून 2nd वीक में जारी किया गया, जहां पर आरबीआई ने फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, कस्टमर चार्जेस और एटीएम इंटरचेंज फीस में कुछ न कुछ चेंजेस किए थे। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक पॉइंट बताया गया। मैक्सिमम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली गई हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए इन तीनों पॉइंट से लेकर, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके नोट्स वगैरह जो बनाने होंगे, जो थोड़ा बहुत पॉइंट नोट डाउन करना होगा, कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे दिशा निर्देश के बारे में। RBI extended the risk-based internal audit system for all deposit-taking housing finance companies, RBIA, ठीक है ना। तो दूसरे दिशा निर्देश की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है RBIA, यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या होता है, ये अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे कि क्या होता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। वीकली बैंकिंग वाली जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं वहाँ पर ये इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो ये चीज़ आप लोग वहाँ से देखिएगा, और जो लोग देख रहे होंगे लगातार उनको पता भी होगा। तो इसके बारे में, इस टर्म के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। मुद्दे पर सीधे आते हैं। आरबीआई ने फरवरी 2021 में सिलेक्टेड एनबीएफसीज और यूसीबीज के आरबीआई गाइडलाइंस को जारी किया था। फिर से सुन लो आप लोग, कब गाइडलाइंस जारी की गई? फरवरी 2021 में। आरबीआई ने फरवरी 2021 में सेलेक्टेड एनबीएफसीज और यूसीबीज के लिए आरबीआईए गाइडलाइन जारी किया था, और इस आरबीआईए फ्रेमवर्क को 31 मार्च 2022 तक सभी एनबीएफसीज को और यूसीबीज को इम्प्लीमेंट कर लेना था। कब तक? 31 मार्च 2022, ठीक है ना। आरबीआई के द्वारा जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क जो है सभी सेलेक्टेड यूसीबीज और नॉन एनबीएफसीज के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। इसको आरबीआईए फ्रेमवर्क को सभी यूसीबीज को और एनबीएफसीज को 31 मार्च 2022 तक इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर लेना था, ठीक है ना। ये थी पुरानी बातें। लेकिन अभी आरबीआई ने हाल ही में एक नया नोटिस जारी कर इस डेडलाइन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30 जून 2022 कर दिया है। 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया है। मतलब कि अब सभी सेलेक्टेड एनबीएफसीज को और यूसीबीज को आरबीआईए फ्रेमवर्क को 31 मार्च 2022 के बजाय 30 जून 2022 तक इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है ना। 30 जून 2022 तक सभी एनबीएफसीज को और यूसीबीज को ये आरबीआईए फ्रेमवर्क
वो है इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो यही इस गाइडलाइन में, यही इस नोटिस में जो भी आरबीआई के द्वारा दी गई है इसमें कहा गया है, ठीक है ना। ये टाइम डेडलाइन आप लोग याद रखना, यही इसमें सिर्फ यही एक चीज़ चेंज किया गया, बाकी सारी चीज़ें मतलब पहले एज इट इज़ हैं। तो 31 मार्च 2022 तक पहले इम्प्लीमेंट करना था इस फ्रेमवर्क को, लेकिन अब इसकी जो डेट है इसको बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। आरबीआई फ्रेमवर्क जो है वो, आरबीआई फ्रेमवर्क जो है, ठीक ना, इसको सभी सिलेक्टेड एनबीएफसीज और यूसीबीज के द्वारा अब 30 जून 2022 तक इसको इम्प्लीमेंट कर लेना अनिवार्य है। और आरबीआई फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक ना, और यूसीबी एनबीएफसीज को किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, कितनी कितनी उनकी कैपिटल होनी चाहिए, इसका काफ़ी डिटेल्ड वीडियो जो है अपने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है। जो हमारा वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला वीडियो आता है तो आप लोग वहाँ पर जाकर देखिए कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक। तो आज का वीडियो बस यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। आज हम लोगों ने 2 दिशा निर्देशों के बारे में जाना जो भी आरबीआई के द्वारा जून सेकेंड वीक में जो है हाल फिलहाल में जो है रिलीज किया गया था, और दोनों दिशा निर्देशों के बारे में हमने वही सारी चीज़ें कवर की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।